आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मौर्यंस पार्ट 2। पार्ट 1 में बना चुका हूँ। इसमें से हमने अब तक पढ़ लिया था। माइनर पिलर एडिक्ट तक पढ़ा हुआ था। माइनर पिलर एडिक्ट तक हमने इसको पढ़ा हुआ था। माइनर पिलर एडिक्ट तक। तो फिर से माइनर पिलर एडिक्ट रिवाइज कर लेते हैं। माइनर पिलर एडिक्ट हमको मिले थे माइनर पिलर एडिक्ट हमको मिले थे 5 जगहों से। पहला है सांची, जो कि है जिसमें अशोक को बुद्ध सिद्ध करने वाला ये दूसरा अभिलेख है। दूसरा है आपका सारनाथ, जो कि वाराणसी यूपी में है। तीसरा कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के पास है। कारुआकी का डिस्क्रिप्शन भी मिलता है, इसे क्वीन एडिक्ट भी कहते हैं। और चौथा है रुक्मिणी देव, जो कि नेपाल में है। अब पांचवा है निजलिवा। अब हम पर्सनल लाइफ ऑफ अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक जो है वो व्हेन अशोक वाज यंग एंड ही वाज नॉट मैरिड, ही फेल इन लव विद अ लेडी नेम देवी। देवी के साथ उनको प्यार हो गया था, और देवी का और एक नाम था विदिशा महादेवी। बट ही नेवर मैरिड टू विदिशा महादेवी। विदिशा बट ही नेवर मैरिड टू विदिशा। और विदिशा से उनको हुए संतान। इसका एक नाम था महेंद्र और लड़की हुई, उसका नाम था संघमित्रा एक्सप्रेस भी चलती हुई है। और इन दोनों को, महेंद्र और संघमित्रा को, अशोक ने बोधि ट्री के ब्रांच के साथ श्रीलंका भेज दिया टू प्रोपोगेट क्या, बुद्धिज्म प्रोपोगेट करने के लिए इन दोनों को भेजा गया श्रीलंका। और महेंद्र एंड संघमित्रा वेंट टू श्रीलंका अलोंग विद अ ब्रांच ऑफ बोधि ट्री एंड प्रीच बुद्धिज्म। और आफ्टर अशोक के किंग बनने के बाद अशोक ने शादी की अशंधि मित्रा से। फिर दूसरी शादी की आपको तिष्या रक्षिता से, जो कि हमें कारुआकी के नाम से भी जानी जाती है। यह है अशोक। और कारुआकी का डिस्क्रिप्शन हमें कौशाम्बी में मिले हुए माइनर पिलर एडिक्ट से मिलता है। कौशाम्बी में प्राप्त हुए माइनर पिलर एडिक्ट, जो यहाँ पे कौशाम्बी, इसमें हमको क्वींस के डोनेशंस के बारे में मिलता है जानकारी। डोनेशन, क्वीन बहुत डोनेशन देती थी। और कारुआकी का नाम भी मेंशन्ड है इन कौशाम्बी माइनर पिलर एडिक्ट में। और कौशाम्बी पिलर एडिक्ट को क्वींस एडिक्ट भी कहते हैं। और अशोक की दूसरी वाइफ थी पद्मावती। अशोक के लड़के थे, 2 लड़के थे। महेंद्र, जिनके बारे में बता दिए, बुद्धिस्ट मॉन्क बने। दूसरे थे जालुक, जो बाद में रूलर ऑफ कश्मीर बने। डॉटर्स थी संघमित्रा, जो कि इसके बारे में बात कर चुके हैं। चारुमती, जो चारुमती थी वाज मैरिड टू देवपाल ऑफ नेपाल। देवपाल किंग थे जो नेपाल के, किंग और प्रिंस कह लीजिए आप। नेपाल। और दिव्यावदान से हमें जानकारी मिलती है स्टोरी ऑफ कन्वर्जन ऑफ अशोका इनटू बुद्धिज्म में। उनके कन्वर्जन की स्टोरी दिव्यावदान में मिलती है। इन भभरू माइनर रॉक एडिक्ट, जो कि हमें प्राप्त हुआ था राजस्थान से। वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि
अशोक ने अपने आप को डिक्लेयर किया गया था कि बुद्धिज़्म उनका पर्सनल रिलीजन है। अब पॉलिसीज़ ऑफ अशोका की बात करेंगे। पॉलिसीज़ में पहले बात आती है कि आफ्टर हिज कोरोनेशन, गद्दी में बैठने के बाद अशोक ने एक मेजर वॉर लड़ा, वो था कालिंगा वॉर के बाद। वो कालिंगा वॉर उसने अशोक द ग्रेट ने लड़ा 8th रीजनल ईयर में, गद्दी में बैठने के 8 साल बाद। और इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन 13th मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट की 13वीं लाइन में कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन है। और अशोक थाउजेंड्स ऑफ पीपल, उस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। इतने ज़्यादा रक्तपात देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा अब हम भैया ये वॉर वगैरह नहीं करेंगे, अब हम भेरी घोष यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर को चेंज कर देंगे, भेरी घोष को चेंज कर देंगे धम्मा घोष। धम्मा मतलब रिलीजन। हम रक्तपात से नहीं कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करेंगे। कल्चरल कॉन्क्वेस्ट का मतलब है कि बिना रक्त बहाए हमें टेरिटरीज को जीतना होगा। अशोक ने ये नहीं कहा कि हम टेरिटरीज को नहीं जीतेंगे, बल्कि कहा कि हमें बस चेंज ऑफ पॉलिसी थी कि फ्रॉम भेरी घोष से धम्मा घोष से हम ये काम करेंगे। ये है पॉलिसी ऑफ धम्मा। धम्मा का मतलब तो रिलीजन होता है, मगर जो धम्मा घोष था अशोका का, धम्मा घोष वो एक रिलीजन नहीं था। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे क्या थी उसकी जानकारी। ये धम्म घोष के बारे में बात करते हैं। धम्म घोष, धम्मा क्या था? अशोक का कहना था कि अशोक 5 चीज़ों में बहुत ध्यान रखते थे। अशोक कहते थे कि धम्मा के बारे में किसी ने पूछा तो उसने कहा, अशोक ने कहा अपश्याने बहुक्याने दया दाने एंड सच्चे सोच। अपश्याने का अर्थ है लेस सिन करो, लेस सिन मतलब एक्सट्रीमिटी के वाले में नहीं कहा, लेकिन कहा कि लेस सिन मतलब कम से कम गुनाह करने की कोशिश करो। बहु के आने हमेशा वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में सोचो, दया रखो, दया दाने मतलब चैरिटी करो, लोगों को चैरिटी दो, और सच सोच और राइट थिंकिंग हो। ये है अपस्याने वो धम्मा, जो कि अशोका ने अशोक ने से जब पूछा गया कि व्हाट इज धम्मा, तो अशोक ने कहा अपश्याने बहुक्याने दयादाने सच्चे सोच है। पॉलिसी ऑफ धम्मा एक प्रकार का, धम्मा जो था वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट कि हमें कैसे बिहेव करना है। Ashoka's declares policy of Dhamma for common people and for all the section of society in order to establish peace and harmony के लिए। किसके लिए? ये peace and harmony के लिए, जिससे रक्तपात से बचा जाए। अब क्या थे मेजर्स? क्या उसने मेजर्स लिए अशोक ने टू प्रोपोगेट धम्मास? तो अशोक ने धम्मा महामाताज, धम्मा मातास को अपॉइंट किया। ये एक ऑफिसर थे, इनका अपॉइंटमेंट किया टू प्रोपोगेट क्या प्रोपोगेट? धम्मा, पॉलिसीज ऑफ अशोक। ये क्या अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा माता। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है 5th मेजर रॉक एडिक्ट से, मतलब 5वीं लाइन, उस 5वीं लाइन मेजर रॉक एडिक्ट की में लिखा हुआ है धम्मा महामात्रास ऑफिसर्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब पब्लिक वेलफेयर की भी बात की है, लेकिन एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर तो करता था, लेकिन उनकी अशोक जो था पैटर्नल डिस्पॉट था। पैटर्नल डिस्पॉट का मतलब है तानाशाह था, कहता था अपना ही कंट्रोल है, लेकिन कुछ उन्होंने वेलफेयर के लिए काम भी किया। इक्वलिटी बिफोर लॉ भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती थी। ये हमें बात पता चलती है कि इम्प्रूवमेंट इन जुडिशियल प्रोसीजर, किसी को अगर मृत्यु दंड मिलता था या कैपिटल पनिशमेंट मिलता था तो अशोक कहते थे कि 3 दिन का उन्हें समय मिलेगा, जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिली है, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये यहां से हम इक्वलिटी बिफोर लॉ के कुछ मॉडर्न आइडियाज का ज्ञान मिलता है। और हमको अशोक का नाम जो कि प्राप्त होता है माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की से।
अब हम पॉलिटिकल सेटअप के बारे में जानकारी करेंगे कि क्या पॉलिटिकल सेटअप था कैसल। तो मौर्यन एम्पायर जो था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, हाईली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड। इसका अर्थ ये है कि सारी जो कि फैसले हुए करते थे वो अशोक लेता था, सम्राट अशोक लेते थे, ठीक है। और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट था, सेंट्रल एम्परर हिमसेल्फ वाज एट द टॉप। कौन था टॉप पे? टॉप पे अशोक था। फिर उसके बाद उनके जो ऑफिसर थे, एक ऑफिसर का नाम था समहारता। समहारता का अर्थ होता है ट्रेजरर, चीफ टैक्स कलेक्टर। जो चीफ टैक्स कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर था, उसे समहारता कहते थे। और एक था सानिधाता। सानिधाता का अर्थ है कि वो ट्रेजरर हुआ करता था, जैसे आजकल की ट्रेजरी होती थी, रिकॉर्ड रखते थे सारे खर्चों का, ट्रेजरी, ठीक है। और उसके बाद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में वो अपने प्रिंसेस को एज अ गवर्नर बना के भेजते थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बात करते हैं, जो हमें सेकेंड लाइन ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट में मिला हुआ है, प्रादेश का, जो कि मॉडर्न डे डीएम से रिसेंबल करता है। राजुकास ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते थे, युक्तास क्लर्किस होते थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में गोपा जो कि लैंड रिकॉर्ड रखता था। स्थानिक जो था आपका टैक्स कलेक्टर था ऑफ विलेज लेवल। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में 6 कमिटीज बनती थी, जिसमें 5 मेंबर हुआ करते थे। ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। राज्य का क्या कंट्रोल था, जो कि आर्थिक एक्टिविटीज़ होती थी मौर्यन पीरियड में, अशोक के पीरियड में। ये सब मेंशन हमें मिलता है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। मेंशंस 27 डिफरेंट प्रकार के अध्यक्षों के बारे में जानकारी मिलती है। अध्यक्ष मीन्स सुपरिटेंडेंट टू रेगुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अध्यक्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती थी। पहले थे आपके पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष क्या काम करते थे? पन्याध्यक्ष कॉमर्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स थे। कॉमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे हुआ करते थे आकराध्यक्ष। आकराध्यक्ष ये माइंस के थे, जो कि माइनिंग होती थी, उसके सुपरिटेंडिंग थे। तीसरे हुए थे आपके लक्षण अध्यक्ष। लक्ष्य अध्यक्ष ये आपके कॉइन मिंट करते थे। लक्षण अध्यक्ष, अध्यक्ष ये मिंटिंग, कॉइन मिंटिंग से रिलेटेड थे। फिर उसके बाद चौथे थे मुद्रा अध्यक्ष। मुद्रा अध्यक्ष जो थे वो काम करते थे पासपोर्ट वगैरह का। फिर विविता अध्यक्ष, ये मीडोज, घास के मैदानों की देखभाल के लिए ये सुपरिटेंडिंग थे। फिर कुपिया अध्यक्ष, फॉरेस्ट की कुपिया अध्यक्ष। पांचवा मिलना आपका विविता अध्यक्ष जो थे वो हमें मीडोज यानी घास के मैदान की सुपरिटेंडिंग करते थे, वहाँ के अध्यक्ष थे। और छठा थे आपका कुपिया अध्यक्ष। कुपिया अध्यक्ष ये क्या काम करते थे? ये फॉरेस्ट की देखभाल करते थे। ये याद करने वाली चीज है, कुपिया अध्यक्ष। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। स्टेट आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो केव आर्किटेक्चर से जानकारी मिलती है, पिलर्स ऑफ अशोक से जानकारी मिलती है, वुडन पैलेसेड लकड़ी के महल से मिलती है। हम धीरे धीरे एक चीज़ जानेंगे। पब्लिक आर्ट, पॉपुलर आर्ट थी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर भी से भी जानकारी मिलती थी। जो ज़्यादातर वहाँ पे पॉट्स मिले वो शाइनी पॉलिश थे और ग्रेनेज स्टोरेज के काम आते थे। केव आर्किटेक्चर से हमें जानकारी मिलती है कि आर्टिफिशियल केव्स वर कंस्ट्रक्टेड, इट वाज नॉट नेचुरल केव आर्किटेक्चर। जो केव तो वो आर्टिफिशियली बिल्ड थी और ज़्यादातर हमें रॉक कट केव्स मिलती थी। दिस केव सर्व्ड, क्या पर्पस होता था? हैबिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। बुद्धिस्ट
मॉन्क के रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। हमें बारबरा हिल्स के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? बिहार, अशोक द्वारा बनवाई थी, सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई थी। देन नागार्जुना हिल केव, ये और उसमें गोपी केव, ये बनवाई थी दशरथ यानी कि ग्रैंडसन ऑफ अशोक ने। अब बारबरा हिल्स में आपको मिलते हैं 5 केव्स, सुदामा, कर्ण और ल्यूमस ऋषि केव, विश्व झोपड़ी, ये 4 मिलती हैं। विश्व झोपड़ी ये यहाँ दिया हुआ है। These caves were dedicated to आजीविका सेक्ट monks। आजीविका सेक्ट जो बुद्धिज्म था उसको डेडिकेटेड थे। अब हम बात कर रहे थे पिलर्स ऑफ अशोका। अशोका के जो पिलर्स थे वो कैसे बने हुए थे, इस पर ध्यान दीजिएगा। वो एक पहले तो एक पिलर जो थे थोड़े से टेपर थे, ऊपर की तरफ टेपर थे, नीचे चौड़े थे, उसे टेपर कहते थे। एक बेस था, ऊपर एक लोटस शेप में कुछ बना हुआ था और एक रेक्टेंगुलर बेस था, उसमें 4 फेसेड लाइन थे, तो उसे लाइन कैपिटल कहते थे। किसी में बना हुआ था एलिफेंट, उसे एलिफेंट कैपिटल कहते थे। और यही सब की जानकारी मिलती थी। और ये जो पिलर्स थे, ये मोनोलिथिक स्टोन पिलर्स थे, एक ही रॉक से कटे हुए मोनोलिथिक। उसको डिफरेंट रॉक्स यूज नहीं, एक ही रॉक को कट करते करते पिलर की जानकारी मिलती थी। द क्रीम एसेंस ऑफ अशोकन आर्ट कंसिस्ट ऑफ हिज मोनोलिथिक स्टोन पिलर्स विथ इम्पोजिंग कैपिटल विच रिप्रेजेंट्स आर्टिस्टिक एक्सेलेंस के बारे में जानकारी मिलती है। एंड टेक्निकल स्किल, इसे बनाने में बहुत टेक्निकल स्किल लगी होगी। और द पिलर कंसिस्ट ऑफ टेपरिंग शाफ्ट ऊपर की तरफ पतले थे और नीचे चौड़े थे। एंड एनिमल कैपिटल मतलब कि ऊपर की तरफ एनिमल के स्टैच्यू थी। जनरली इन द फॉर्म ऑफ आइदर लाइन और बुल हुआ करता था या लाइन होता था। बोथ बीइंग कार्व्ड आउट ऑफ सिंगल स्टोन। एंटायर पिलर इज बहुत ग्लॉसी हुआ करते थे, चमकदार, ग्लॉसी एंड हाईली पॉलिश्ड हुआ करते थे पिलर। ये आप जाएंगे सारनाथ में तो आपको देखने को मिल जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल लाइन कैपिटल, जिसमें लाइन कैपिटल वॉज डिस्कवर्ड एट सारनाथ में लाइन कैपिटल मिला था। एंड इज रिफर टू सारनाथ लाइन कैपिटल बिल्ड टू कॉमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ फर्स्ट सरमन ऑफ धर्मचक्र परिवर्तन बाय द गौतम बुद्धा। जो फर्स्ट सरमन गौतम बुद्ध ने दिया था उसे हम धर्मचक्र परिवर्तन बोलते थे, उसको सिंबॉलिक था ये लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ। अब एक कहाँ से मिले लाइन कैपिटल और बुल कैपिटल? सारनाथ, सांची, भकीरा सिंगल लाइन होते हैं, रामपुरवा लाइन कैपिटल है, नंदगढ़ में है लाइन कैपिटल है, रामपुरवा में बुल कैपिटल मिलता है, एलिफेंट कैपिटल मिलता है सनकिसा से। और एक कोलोहा एक जगह है, वहां से हमें लाइन कैपिटल के बारे में जानकारी मिलती है। अब पब्लिक आर्ट ड्यूरिंग द मौर्य, कैसे आर्ट हुआ करते थे उसके? द ट्रेडिशन ऑफ फोक आर्ट पब्लिक आर्ट में बी रिकग्नाइज ग्रुप ऑफ फ्री स्टैंडिंग स्टैचूज ऑफ यक्षिनी की स्टैचू मिली है। यक्षिनी की स्टैचूज प्राप्त हुई हैं, इससे हमें पब्लिक आर्ट की बारे में जानकारी मिलती है। और नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हुए हैं जो कि बहुत ही शाइनी होते थे और उनका काम होता था, उन पॉट का, शाइनी पॉट्स का काम क्या था? ग्रेनेज स्टोरेज। और रिच लोगों के एक तरह रिच लोग एज अ घर में सजाने की तरह से इस्तेमाल किया करते थे। अब पोस्ट मॉडर्न्स हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे कि उनका डिक्लाइन हुआ और कैसे डिफरेंट इंडो ग्रीक, सुंग, कन्नवा, सातवाहनास और चोलास, पांड्यास आए यहाँ पे, कैसे डिक्लाइन हुआ मौर्य एम्पायर का, और इंडो ग्रीक कैसे नॉर्थ वेस्ट से आए, ये आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।